रोग निरोग की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एक ऐसा प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिसमें जो यूरिन होता है या जो पेशाब होता है उसका फ्लो बाधित हो जाती है। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों होता है, किन कारणों से होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो आज इस वीडियो में इन्हीं सब टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं प्रोफेसर रजत आपका रोग निरोग में स्वागत करता हूँ। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन का मतलब होता है कि ब्लैडर में यानी पेशाब की जो थैली होती है उसमें यूरिन का जमाव रह जाना, पूरी तरह से वो खाली नहीं हो पाना, उसको यूरिनरी रिटेंशन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में बात करें तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो यूरिन का सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो जो किडनियां होती हैं वो यूरिन बनाता है, यानी कि खून को साफ करता है, फिल्टर करता है, जिससे यूरिन बनता है। ठीक है, किडनी से दो पाइप निकलता है, मतलब दोनों किडनी से एक एक पाइप निकलते हैं जो ब्लाडर तक आते हैं, इसको बोलते हैं यूरेटर। इस पाइप से किडनी में बना हुआ पेशाब ब्लाडर में आके भरता है। ये तब तक भरता है जब तक ब्लाडर फुल ना हो जाए, टंकी पूरा उसकी भर ना जाए। ठीक है, ब्लैडर में दो तरह के स्फिंक्टर होते हैं, आप बोल सकते हो द्वारपाल होते हैं। ठीक है, एक ब्लैडर के अंदर होते हैं, एक ब्लैडर के बाहर होते हैं। ब्लैडर से जो पाइप बाहर यूरिन को निकालता है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो ये द्वारपाल उसी ब्लैडर और यूरेथ्रा के जॉइंट पे होता है अंदर में, और एक द्वारपाल ब्लैडर यूरेथ्रा के बाहर, मतलब यूरेथ्रा में होता है, ब्लैडर के बाहर होता है। तो जो अंदर का द्वारपाल है उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो बाहर का द्वारपाल है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए आप कभी भी पेशाब को रोकने में कैपेबल होते हो कि पेशाब कर रहे हो, किसी कारणवश रोकना पड़ा, या फिर बहुत देर तक हम लोग पेशाब को होल्ड करके रख सकते हैं, तो बाहर का द्वारपाल ये काम करने में हेल्प करता है। उसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर, और जो अंदर का द्वारपाल उसको बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर। ठीक है, तो पेशाब भर गया है ब्लाडर में। अब इंटरनल स्फिंक्टर क्या करता है, जब देखता है कि टंकी फुल हो गई है तो वो प्रेशर क्रिएट करता है, जब वो लगता है कि पेशाब करना चाहिए, तो वही इंटरनल स्फिंक्टर उसमें प्रेशर क्रिएट करता है। नर्व्स जो होते हैं वो सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को कि अब पेशाब करने का समय हो गया है। और हम लोग का ऊपर होता है कि कब करना है कब नहीं, वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर का यूज करके, यानी बाहर का द्वारपाल का यूज करके हम लोग पेशाब को बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो ये आपका मोटा मोटी यूरिनरी सिस्टम है हमारा, कि पेशाब कैसे बनता है, कैसे बॉडी से बाहर निकलता है। तो जब यही ब्लाडर कंप्लीटली एम्प्टी यानी कि पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं यूरिनरी रिटेंशन। ये दो तरह का होता है, एक होता है एक्यूट जो शॉर्ट टर्म होता है, और एक होता है क्रॉनिक जो लॉन्ग टर्म होता है। एक्यूट की अगर बात करें तो एक्यूट मेनली अचानक से किसी को होता है, ये एक इमरजेंसी कंडीशन होता है जिसमें तुरंत डॉक्टर की या हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। अगर इसको हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो इसमें अचानक से लोअर एब्डोमेन में पेन होना शुरू हो जाएगा, पेशाब करने में कोई व्यक्ति सक्षम नहीं होगा, पेशाब बिल्कुल नहीं होगा, या फिर होगा तो दो चार बूंद होगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, कई कारण है इसके। अगर कारण की बात कर ले हम लोग, तो जैसे स्टोन हो गया किसी को किडनी में, तो किडनी का स्टोन पास होके आगे यूरेथ्रा में फंस गया। ठीक है, तो फंसने से क्या हो गया, क्या वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, या फिर यूरेथ्रा में सूजन हो जाना, पेनिस में सूजन हो जाना। ठीक है, या फिर कोई दवा का साइड इफेक्ट होना, कोई सर्जरी की वजह से होना, या महिलाओं में बच्चों की डिलीवरी के बाद, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके बाद ही ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसके कारण है। अगर हम लोग बात करें क्रॉनिक वाले पार्ट की, तो क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म में कोई चीज होना। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म में कैसे, मतलब नॉर्मल कोई व्यक्ति अपना यूरिन पास कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि पूरा यूरिन पास नहीं कर पा रहा, थोड़ा सा अंदर रह जा रहा है, जिसको बोलते हैं पोस्ट वाइड रेसिड्यू। ठीक है, अगर किसी का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आप देखोगे वहां लिखा होगा पोस्ट वाइड रेसिड्यू, उसका मतलब ये है कि उसका पूरी तरह से यूरिन पास नहीं हो पा रहा। आमतौर पर प्रोस्टेट के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये केसेस देखने को ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्रॉनिक की बात करें तो क्रॉनिक का मतलब होता है कि यूरिन पास किया गया लेकिन बहुत थोड़ा निकला, या फिर थोड़ा अंदर रह गया। ठीक है, ये लंबे समय तक चल रहा होता है। अगर इसके काउजेस की बात करें तो इसका मेनली काउज होता है कि नर्व डैमेज हो जाना, सूजन हो जाना, प्रोस्टेट प्रॉब्लम होना, या फिर कोई दवा की वजह से लंबा साइड इफेक्ट चला गया, उस केस में होना। ठीक है, तो ये अमूमन देखने को कब मिलता है क्रॉनिक वाला पार्ट, तो अमूमन 70 साल के बाद जो पुरुष होते हैं आमतौर पर उनमें ये देखा जाता है। महिलाओं में भी किसी किसी में होता है, लेकिन ज्यादातर पुरुषों में ही होता है। ठीक है, 70 साल के बाद करीब 30% पुरुष को ये परेशानी होती है। आजकल ये एज जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, अब किसी किसी को 40-50 में भी, कहीं कहीं पे तो 20-22 साल में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है।
इसका जो मुख्य कारण है सिर्फ एक ही है, वो है आपको प्रोस्टेट। ठीक है, प्रोस्टेट में सूजन आ जाना, ट्यूमर हो जाना, या फिर आप उसको बोल सकते हो बेनिगन हाइपर प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, प्रोस्टेटाइटिस, ये सारे कारण हैं। इसके अलावा यूरिन इन्फेक्शन की वजह से भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है, या फिर किसी तरह का ट्रॉमा होने की वजह से, डैमेज होने की वजह से भी इस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ दवाइयाँ होती हैं जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जैसे एंटीहिस्टामिन हो गया, एनएसएआईडी यानी दर्द की दवाएं, एंटी डिप्रेसेंट, एंटीसाइकोटिक, या फिर पार्किंसन डिजीज की जो दवाएं होती हैं, कभी कभी ब्लड प्रेशर लोअर करने के लिए जो दवा होती है, उनके वजह से भी ये कंडीशन उत्पन्न हो जाते हैं, क्रॉनिक वाला पार्ट उत्पन्न हो जाता है, जिसका बोल सकते हैं क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन। ठीक है, कभी कभी होता यह है कि किसी को चोट लग जाता है उनके यूरिन सिस्टम में, एक्सीडेंट वगैरह की वजह से, स्ट्रोक हो जाने की वजह से, स्पाइन डैमेज होने की वजह से, या किसी तरह का से नर्वस सिस्टम का डैमेज होने की वजह से भी क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, कभी उसके अलावा एक सर्जरी होती है जिसको हम बोलते हैं हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, या फिर एक होता है स्पाइन की सर्जरी। इस सर्जरी के केस में भी ये सारे प्रॉब्लम देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ कारण है क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन का। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बाकी लोगों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये तो हो गया आपको सिम्टम्स क्या है, काउजेस क्या है। ठीक है, हाँ, अगर क्रॉनिक की सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में है कि ब्लैडर खुद से खाली नहीं होना। ठीक है, बार बार यूरिन पास करने के लिए फील होना, अर्ज होना कि मुझे यूरिन पास करना है, लेकिन आप जब जाते हो यूरिन पास करने के लिए थोड़ा सा या बिल्कुल भी पास नहीं होता है। किसी व्यक्ति को दिन में 8 से ज्यादा बार यूरिन पास करना। इसके अलावा जैसे अभी तुरंत यूरिन पास किए थे, वापस आया, फिर लग रहा है कि यूरिन पास करना है, या फिर आप यूरिन पास कर रहे हो, यूरिन अचानक से बंद हो गया, लेकिन आपको फील हुआ कि अंदर तक यूरिन है और वो बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, या फिर यूरिन के फ्लो में किसी तरह का प्रॉब्लम आना, यूरिन फ्लो बिगड़ जाना, कमजोर हो जाना, यूरिन लीक कर जाना। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन के, जो आमतौर पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपके सिम्टम्स हो गए, काउजेस हो गए। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस क्या होता है, मेनली अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, सिस्टोस्कोपी, ये 3 तरह का जो डायग्नोस्टिक वेज हैं, इसके तहत हम लोगों को पता चलता है किसी को यूरिनरी रिटेंशन प्रॉब्लम है या नहीं है। इसके अलावा यूरिन सैंपल लेने पे और ब्लड टेस्ट करने पे भी किसी किसी में पता चल जाता है। अगर हम लोग इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो एक्यूट वाला पार्ट है, उसमें कैथेटर का यूज करके यूरिन को बाहर निकाला जाता है, और जो प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, जैसे अगर किसी को स्टोन फंस गया है तो उसको शॉक वेव देके या अपने आप स्टोन बाहर आ जाता है, तो फिर वहां पे यूरिन का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। अगर किसी को एक्यूट वाला प्रॉब्लम तब हुआ है जब किसी दवा की वजह से साइड इफेक्ट हो गई हो, जिसको तुरंत रिवर्स किया जा सकता हो, तो वहां पर उस साइड इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए वेट करना, कैथेटर से यूरिन को बाहर निकाल लेना। तो इस तरह से एक्यूट आपका ठीक हो जाता है। लेकिन अगर क्रॉनिक की बात करें तो क्रॉनिक में बहुत सारे अलग अलग काउजेज होते हैं यूरिन प्रॉब्लम आने के। पहला काउजेज जो मोस्ट कॉमन था वो था प्रोस्टेट वाला प्रॉब्लम। ठीक है, जिसमें किसी को बीपीएच यानी बेनिगन हाइपर प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया है, या प्रोस्टेट कैंसर है, या फिर प्रोस्टेट बहुत ज्यादा एनलार्ज हो गया है। तो इस केस में क्या करते हैं ट्रीटमेंट के लिए कि उसको वैसी दवाइयां देते हैं जो प्रोस्टेट के साइज को कंट्रोल कर सके, ठीक है, या फिर कम कर सके, उसके सिम्टम्स या उसके जो प्रभाव है यूरिन सिस्टम पे उसको कम कर सके, और इसके अलावा यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी कुछ दवाइयां दी जाती हैं। ठीक है, अगर यही हम लोग बात करें कि किसी को यूटीआई है, इन्फेक्शन होगा, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उस केसेस में, या एसटीडी हो गया, तो उस केसेस में उस इन्फेक्शन को खत्म करके इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना। ठीक है, इसके अलावा जो दवाइयाँ चल रही होती हैं जिनकी वजह से ये साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, उनको बंद कर देना। और अगर किसी को हिप रिप्लेसमेंट थेरेपी हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो कि स्पाइन का सर्जरी हुआ है, तो उस केस में कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको चला के इसको ओवरकम किया जा सकता है। अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं अगर लंबे समय तक यूरिन रिटेंशन किसी को रहता है, आमतौर पर रहता ही है, इसका 100% क्योर नहीं हो पाता है, खासकर ओल्ड एज में। तो उस केसेस में क्या होता है, किडनी डैमेज होना, ब्लैडर डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, किसी को एसटीडीज होना, या बॉडी में टॉक्सिन्स फैलना, इन्फेक्शन फैलना, इस तरह के खतरे देखने को मिल जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।